आज हम पॉलिटी का अ, मतलब पॉलिटी का थर्ड क्लास है ये। और इसके अंदर हम जहाँ तक मैंने पहुँचाया था 31 दिसंबर 1600 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1853 के चार्टर्ड एक्ट तक। ठीक है, तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। और इसमें हम क्या बात करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें हम ये सब कुछ बात करेंगे कि कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और क्राउन जो होते हैं, क्राउन का शासन भारत में लागू हुआ। ठीक है, और किस किस तरीके से क्या क्या सेपरेशन लेकर आए, कौन, ब्रिटिश मोनार्च। और पहली बार इलेक्शन कब हुआ, पार्लियामेंट्री व्यवस्था कैसे आई, पोर्टफोलियो सिस्टम कैसे लगा। इसमें हम लगभग चार्टर एक्ट की बात करेंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉडल मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे सब कुछ। इसमें आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी इस पॉलिटी की क्लास में कि आपका बेसिक नॉलेज ना, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एकदम तोड़ टाइप का हो जाएगा। मतलब आप ऐसा है ना कि किसी आदमी के सामने खड़े हो गए, अगर वो आप उससे आप उसको कोई पॉलिटी में कुछ गलती कर रहा हो तो आप उसके बारे में बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये क्लास देख के आप, ऐसा नहीं है कि आप रेलवे और रेलवे में नहीं देख सकते हो, नहीं देखो इसको। इसको देखने से आपको दिमाग डेवलप्ड होगा। ठीक है, और जो लड़के अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो तो कभी ज़रूर देखें इस वीडियोस को। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका माइंड डेवलप्ड होगा। पॉलिटी की क्लास देखने से ना आपका आप चीज जानोगे कि कुछ चीज़ें हमारे भारत में जो इंट्रोड्यूस हुई है वो कहाँ कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो का और एक नए जोश से। और जितने भी भाई हैं ना हमारे, और भाई बहन जितने भी हैं हमारे आसपास, उन सबको जोड़िए आप इस प्लेटफॉर्म से और बताइए उनको कि हाँ तैयार है अब हम लोग एजुकेशन सिस्टम्स को चेंज करने के लिए। और हाँ, और चीज़ समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। रटता तो बहुत कुछ है, 90% लोग रटते हैं, और ट्यूशन में भी, कोचिंग्स में भी, और स्कूल तो मतलब मत ही पूछियो। वो तो मुझे लगता है आजकल भंडारण है रटाने का। ठीक है, तो रटाने का भंडारण है, वो सब कुछ खुला हुआ है। यहाँ रटाया नहीं जाएगा, यहाँ पढ़ाया और समझाया जाएगा। और यहाँ समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ और आप लोग समझोगे सब कुछ। अगर नहीं समझोगे तो आप बोलो कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, उसी वीडियो को दोबारा बना दूंगा। समझाने के लिए कुछ भी करेंगे हम। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तभी मेरा ये जो मेहनत है उसको मैं साकार समझूंगा। अगर आपको समझ में, इतना कुछ करने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मेरा ये जो मेहनत है ना उसको जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, वैसा कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए अब क्या हुआ था, इस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अब आया था, देखिए यहां से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से एबॉलिश हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुपड़ा साफ हो गया था, मतलब वो चले गए थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह में मोनार्च, ब्रिटिश मोनार्च यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पे शासन करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको मैंने पढ़ाया था चार्टर्ड एक्ट के अंदर कि चार्टर्ड एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट जब आया था उसमें क्या हुआ था, दो बॉडी जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दो बॉडी बना दिया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक आपका कोर्ट ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ कंट्रोल को मतलब जो था उसको खत्म किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया, और एक ही चीज बना दिया गया कि ब्रिटिश मोनार्ची पूरे तरीके से शासन करेंगे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, बोले कि भाग, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकलो, अब हम शासन करेंगे। ब्रिटिश मोनार्च यहाँ शासन करेगा, क्राउन का शासन होगा। कहाँ, 1858 में क्राउन का शासन होगा भारत के ऊपर, तुम्हारा शासन नहीं होगा, तुम टिकट कटाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म हुआ था। कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक हड़प नीति, इसको हिंदी में ना हड़प नीति कहते हैं। ठीक है, हड़प नीति ये स्टार्ट कब हुआ था, जब आया था कौन, लॉर्ड डलहौजी आया था। याद करिए, वायसर आया था लॉर्ड डलहौजी 4848 में, और 1856 में ये खत्म हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1856-58 में ये खत्म हुआ था।
उस हिसाब से अगर आपको बताना होगा तो ये जीके का एक क्वेश्चन बन जाएगा डॉक्टर हड़प नीति। हड़प नीति से आपको जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को अपने में मिला लिया गया था। तो आप आंसर कीजिएगा सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अभी का महाराष्ट्र में पड़ता है। 1848 में सतारा को सर्वप्रथम डॉक्टराइन ऑफ लैब्स के द्वारा अपने किस में मिला लिया, अपने शासन में मिला लिया। कौन? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, मिला लेते थे। ठीक, डॉक्टराइन ऑफ लैब्स का मीनिंग क्या हो गया वो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं। अगर किसी शासक के का जो आधिकारिक तौर पे पौत्र या पुत्र ना हो, मतलब आधिकारिक तौर पे उत्तराधिकारी ना हो, उत्तराधिकारी जो उनके द्वारा ही जन्मजात हो, ठीक है, तो उसको तो वो क्या करते थे कि हम आपका कहीं और से जो बाल बच्चा है वो लिया हुआ नहीं मानेंगे। अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपके मरने के उपरांत, मतलब शासक के मरने के उपरांत वो जो जगह होगा, जो वो किंगडम होगा वो हमारा होगा, हमारा ना कि आपका। तो शासक के मरने के उपरांत वो जो कुर्सी होगी, जो राजा का शासक की कुर्सी होगी, जो पद होगा वो हमारा होगा, ना कि किसी और का। ठीक है, तो ये थी हड़प नीति। इसके द्वारा सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र को लिया गया था और सबसे आखिरी किसको लिया गया था? अवध, जो कि आज का लखनऊ है, अवध, याद रखिएगा। 1853 में किसको लिया गया था? झांसी को। उसी के लिए लड़ाई हुई थी 1857 में। किसने लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। ये क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया ना, तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इसके ऊपर 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें, तो 1857 में रिवोल्ट के बाद ना कुछ काउंसिल एक्ट आए थे। 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट और 1909 का ये एक्ट। और तो 1909 का एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, इस वक्त लॉर्ड मिंटो जो थे वो हमारे यहाँ के वायसराय थे और ये जो मॉर्ले थे वो इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब अगर आपको इसमें बता दूं मैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आपका वायसराय तो क्या होता था, एक सिस्टम बना हुआ था कि जो इंडिया था ना, जो वायसराय था ना, वायसराय ये सीधा सीधी आपके क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो आपके पार्लियामेंट को बोलता था और पार्लियामेंट इस क्राउन को बताता था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वायसराय ना सीधा रिप्रेजेंटेड करता था कि इसको, क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता था, वायसराय फोन करता था क्राउन को, बोलता था साहब जी ये प्रॉब्लम हो गया है, जल्दी भारत में कुछ करना होगा वरना वो ये लोग उग्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ था। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। देखिए, आपको मैंने चार्टर एक्ट में बताया था कब के कि क्या हुआ था कि बॉम्बे एंड मद्रास का जो पावर है ना वो खत्म कर दिया गया था। सब ऑर्डिनेट बना के इनको बोल दिया गया था तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम लोग बंगाल को बोलोगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तुम लोग बंगाल को बोलोगे और बंगाल तुम जो भी वार करना होगा, पीस कर बातें करनी होगी, जुडिशरी लगानी होगी, बंगाल करेगा, तुम लोग सब ऑर्डिनेट बन जाओ। ठीक है, तुम्हारी जो जुडिशरी पावर है, वार की पावर है, पीस की पावर है, हम छीन लेंगे। ठीक, लेकिन ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आने के बाद क्या किया गया, बम्बई और मद्रास को स्वतंत्र कर दिया गया कि आपसे जो हमने छीना था ना चार्टर एक्ट के तहत, वो हम आपको वापस करते हैं। अब आप अपने तरह से सब कुछ कर सकते हो जो आप उस चार्टर एक्ट के पहले करते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे वायसराय को एक बात के लिए कि जो हमारे मेंबर्स हैं, अब इंडिया का भी लोग एसोसिएट होने चाहिए लेजिस्लेटिव में। ठीक है, इसका क्या कहना था कि इंडिया के लोग लेजिस्लेटिव में आने चाहिए, लेकिन इंडिया के लोग लेजिस्लेटिव, ये वक्त किसका पता है, कैनिंग का वक्त था। ठीक है, इसके ये लॉर्ड कैनिंग का वक्त था ये वाला। इंडिया के लोग लेजिस्लेटिव में आने चाहिए बट एजुकेटिव में नहीं आने चाहिए। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो कानून बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा लेजिस्लेटिव में आने चाहिए लेकिन एजुकेटिव में नहीं आने चाहिए। इस वक्त का जो वायसराय था, जो लॉर्ड कैनिंग था, वो ये कहता था कि इंडिया के लोग एसोसिएट करो बट लेजिस्लेशन में एसोसिएट करो, एजुकेटिव में एसोसिएट मत करो। फिलहाल
साल तक यही नियम लागू करना है हमको, ठीक है। तो इन्होंने 3 मेंबर को नॉमिनेट किया, क्योंकि उस वक्त नॉमिनेटेड ही मेंबर चुने जाते हैं। जैसे आज 12 जो मेंबर है वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, लेकिन उसको एबॉलिश कर दिया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 का यूज करके, पार्ट नंबर 20 का। वो उसके ऊपर भी धीरे धीरे पहुंचेंगे यार, टेंशन मत लो। पॉलिटी आपके पूरे जहन में बच जाएगी। अगर कोई आदमी आपके सामने खड़ा हो जाएगा ना, आप एक सांस में पॉलिटी बोलोगे और वो सकते में आ जाएगा कि क्या करता है ये लड़का, पॉलिटी इतना भयंकर पढ़ा है, लगता है जीएस ज्ञान कोश से पढ़ाई कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो वायसराय नॉमिनेट, सबसे सर्वप्रथम वायसराय ने किसको नॉमिनेट किया? राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव, ये 3 नाम जरूर याद रखना। सर्वप्रथम बार लेजिस्लेशन के लिए 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया कि ये 3 लोग अंग्रेजों के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे और कानून बनाएंगे। कानून बनाएंगे, याद रखिएगा, कानून बनाएंगे, कानून इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कानून बनाएंगे। ले कम से कम थोड़ा सा तो हम लोग को वैल्यू किया। किसके बाद वैल्यू किया? आफ्टर ऑफ रिवोल्ट। इतनी औकात है किसकी? अंग्रेजों की। जब तक इनको मारोगे नहीं ना, इनको समझ में नहीं आता। पहले मारो, अभी भी वही सीन है। जब तक आप किसी को मारोगे नहीं उसे आपको डर, उसको आपका डर का समझ में नहीं आता कि आप कितने खतरनाक हो सकते हैं। अच्छे बने रहोगे तो फिर प्रॉब्लम है। खतरनाक बनो, 1857 का युद्ध लड़ो, उसके बाद आपको उनको पता चल जाएगा नहीं अब तो कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए उनके चीजों को दबाने के लिए ये नया एक पोलिंदा फेंक देते थे कि लोग उस चीज का अवरोध कम करे। कम से कम कुछ तो जगह मिला हमें, कम से कम उन्होंने 3 लोग नॉमिनेट तो किया। जबकि 1857 का युद्ध को आप एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो, बट वो स्वतंत्रता के लिए नहीं था। उसके बारे में हम बात करेंगे 1857 के युद्ध के बारे में कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई हड़प नीति के शिकार होने के बाद और बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह के मरने के उपरांत, मार देने के उपरांत, ठीक है, वीर कुंवर सिंह का पेंशन बंद हो गया, उसके उपरांत सब लड़ने लग गए। उसको आप स्वतंत्र कहते हैं लोग, स्वतंत्रता का एक मतलब एक चिंगारी के ऊपर आपने चिंगारी था, बट एक तरीके से वो आप ये ऐसा कह सकते हो ना कि एक पार्ट था जो अपने लिए लड़ा गया था लोगों के द्वारा। वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए उसका यूट्यूब वीडियो बना के बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसी एक्ट के अंदर ये बोला गया कि वायसराय इशू करेगा ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी आता है तो वायसराय कोई भी ऑर्डिनेंस डाल सकता। अभी भी ऑर्डिनेंस का रूल है, आप 72 नंबर आर्टिकल पढ़ोगे, 72 नंबर आर्टिकल, उसमें अभी भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। 123 नंबर आर्टिकल पढ़ोगे, अभी भी गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सारा चीज यहीं से उठाया गया भाई साहब। वायसराय क्या था उस वक्त का प्रेसिडेंट, क्योंकि इमरजेंसी के समय कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और पीएम भी था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर भी इसी के पास थी, तो पीएम भी वायसराय को ही माना जाता था। तो उस वक्त का करता धरता एक ही आदमी था, ठीक है। और देखिए उस वक्त इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या हुआ था? पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ पोर्टफोलियो बोला जाता था। अब क्यों बोला जाता था वो समझिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे कि अभी आप देखते होगे ना कि गृह मंत्री अमित शाह को मिला, सहकारिता विभाग अमित शाह को मिला, IT अश्विनी वैष्णव, फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ठीक है। इस हिसाब से सबको सब कुछ मिलते गया। वो क्या है? वो उस कैबिनेट की पोर्टफोलियो है, वो डिपार्टमेंट है कि आप ये संभालोगे, आप ये संभालोगे, आप वो संभालोगे, ठीक है। तो ये जो माइंड ब्लोइंग आइडिया था ना, वो कब आया था? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसीलिए इसको फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता था। इस वक्त लगभग 4 या 5 ही डिपार्टमेंट था पोर्टफोलियो में। जो रेवेन्यू का था, एक तरीके से लैंड का था, तो 4 ही डिपार्टमेंट थे उस वक्त 1861 के वक्त। अब तो काफ़ी हो चुके हैं, ठीक है। और मेन नाम तो मैं भूल ही गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो तो अपरंपार है, अपरंपार। उनके बारे में अगर आप कुछ भी कह दो कमी है, ठीक है। और एक्ट 1892, ठीक है, लिमिटेड उस वक्त क्या हुआ कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन विद इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है।
क्या हुआ कि देखिए, इसके पहले वाला जो काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उसमें क्या हुआ था, 3 लोगों को, महाराजा पटियाला, महाराजा राजा बनारस और दिनकर राव साहब को, इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया। बट ये सारे नॉमिनेटेड थे, इनको इलेक्शन से नहीं लाया गया। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लिमिटेड लोगों को मॉन्टेग्यू मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत अंदर लेकर आया गया था। अब लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन में इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में वो डायरेक्ट वोट नहीं करते। इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है कि कुछ बॉडी, उस पार्लियामेंट की कुछ सेपरेट बॉडी, मतलब 3-4 बॉडी को आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये बॉडी चूज करेगा 6 लोगों को या 5 लोगों को कि वो लोग हमारे किसमें, एजुकेटिव में या लेजिस्लेशन में बैठेंगे, ठीक है। वहां क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे हो, नॉमिनेट कर रहे हो कि तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ, तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ। वायसराय बोल रहा था तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ, तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन की। कुछ बॉडी ये डिसाइड कर रही है, उस पार्लियामेंट के अंदर कुछ बॉडी ये डिसाइड कर रही है कि ये लोग ठीक है, मतलब 4-5 बॉडी उस पार्लियामेंट के अंदर, बॉडी तो काफी है, तो उसमें से एक बॉडी, 4 बॉडी को ये बोल दिया गया कि तुम एक काम करो, 6 लोगों को खोजो जो कि हमारे एजुकेटिव काउंसिल में बैठेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो लोग वोट करते हैं कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये बढ़िया है, वो ये लोग आएंगे और हमारे एजुकेटिव काउंसिल मतलब कानून को इंप्लीमेंट करने में सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ वायसराय का कोई रोल नहीं है, उधर पिछले वाले नॉमिनेटेड मेंबर में वायसराय का रोल था। तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। अब इसमें सिर्फ 1892 के काउंसिल एक्ट में बस इतना ही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस वक्त ये जो मिंटो था ना, ये वायसराय था, वी से लिख दे रहा हूं, और ये जो था ना, ये सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी। अब बता दिया मैंने, जो वायसराय था वो डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करता था, ठीक है। और मॉर्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था, पार्लियामेंट जो है वो क्राउन को रिपोर्ट करता था। ये मैंने बता दिया, कम से कम 4-5 बार बता दिया, ठीक है। इस वक्त 1909 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, ठीक है। 1909 में जो अंग्रेज थे वो पूरे तरीके से मतलब वो उनके ऊपर एक बोला जाता ना कि फूट डालो और शासन करो, ये पूरे तरीके से तैयार बैठे हुए थे कि फूट डालेंगे हम लोग और शासन करेंगे, ठीक है। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट किया मुस्लिम का, बाद में इन्होंने और सेपरेट इलेक्टोरेट किया है, लेकिन वो आगे के काउंसिल एक्ट में चला जाएगा। ये फिलहाल आप यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चला जाएगा। फिलहाल आप सेपरेट अभी मुस्लिम में ही है, बाद में एंग्लो इंडियन में भी करेंगे, सिख में भी करेंगे ये लोग, आप उसके बाद क्रिश्चियंस में भी करेंगे। ये बहुत चला गया, ये फूट डालो शासन करोगे, इसीलिए आए थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इनका ये कहना था सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि जो पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जो लोग वोट करेंगे उनका मुस्लिम ही बंदा खड़ा होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एक आदमी कहीं वोट कर रहा है, तो ये अगर ये एरिया है, तो यहाँ के अगर लोग मुस्लिम हैं, तो यहाँ का बंदा जो खड़ा होगा ना पार्टी में, यहाँ जो खड़ा हुआ है, ये भी मुस्लिम ही होगा, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया मुसलमानों का कि मुस्लिम आदमी खड़ा होगा मुस्लिम के बहुल्य एरिया में, ठीक है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया किसका, मुसलमान, सिर्फ अभी तक मुसलमान का ही किया है, ठीक है। एजुकेटिव काउंसिल में इंडियन को जगह देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इंडियन एजुकेटिव काउंसिल मतलब कानून के इम्प्लीमेंटेशन में पिछले वाले 1861 में क्या था कि 3 लोगों को नॉमिनेट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिला था, 3 लोगों को। यहाँ पे प्रथम बार एजुकेटिव काउंसिल में भारत के लोगों को जगह मिला था। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट, वो नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद 1909 के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मॉन्टेग्यू वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चेम्सफोर्ड उस वक्त का वायसराय था, इस वक्त में आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई कमिश्नर इंट्रोड्यूस हो गया। देखिए पहले क्या था, पहले जो भारत जो था हमारा, उसका एक भाग तो वायसराय लेके बैठता था, जो डायरेक्ट क्राउन को बोलता था कि हाँ साहब यहाँ पे मामला बिगड़ रहा है, यहाँ पे आप संभालिए आके ये। अब इसके बाद क्या था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो कि जाता था पार्लियामेंट को बोलता था, और ये पार्लियामेंट किस क्राउन को बोलता था। अब इन्होंने क्या किया था ना, एक हाई कमिश्नर और बैठा दिया था, और ये हाई कमिश्नर कहाँ बनाया था, ये हाई कमिश्नर जो बना था वो लंदन में ही बना था, ठीक है। हाई कमिश्नर बनाया था इंडिया के लिए और लंदन में, ठीक, लंदन के अंदर, ठीक है। बाई कैमरलिज्म कर लिया। बाई कैमरलिज्म करने का मतलब क्या हो गया कि इस वक्त बाई कैमरलिज्म करने का मतलब ये हो गया कि अपर हाउस लोअर हाउस में आपका जो पार्लियामेंट है ना, उस वक्त पार्लियामेंट नहीं था, अपर हाउस लोअर हाउस में पहली बार जो काउंसिल हमारा जो बना हुआ था सारा, वो हाउस डिसाइड हुआ। अब ये अपर हाउस और लोअर हाउस में बट गया। देखिए याद करिए, ये जो आप अभी लोअर हाउस अपर हाउस पढ़ते हो ना, ये जो राज्यसभा और लोकसभा पढ़ते हो ना, आर्टिकल नंबर 79 और 80, तो वो यहाँ से है, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ध्यान करिए, यहाँ पे आप बाई कैमरलिज्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बाई कैमरलिज्म हुआ था और दो भागों में वो काउंसिल बंट गया था, और काउंसिल के बंटने के बाद एक पार्ट हो गया था अपर हाउस जो कि राज्यसभा है आज का, और लोअर हाउस जो कि लोकसभा है आज का। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही था, ठीक है। अब ये और तरीके से घुसना चाहते थे भारत के अंदर, बहुत गंदे तरीके से हमें लड़ाई करवाना चाहते थे। इन्होंने कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, और कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन पहले मुस्लिम में था सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, अब सिख में और क्रिश्चियन में और एंग्लो इंडियन में कर दिया। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, किसमें बढ़ाया है, सिख में बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियंस में बढ़ा दिया है, उसके बाद एंग्लो इंडियन में बढ़ा दिया, ठीक है। किसमें और ऑलरेडी पहले ही इन्होंने मुस्लिम में सबसे सर्वप्रथम बार मुस्लिम में ही बढ़ा दिया था कि सेपरेट, जो जिस समुदाय के लोग खड़े होंगे उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, ठीक है। तो जिस समुदाय के लोग बाहुल्य होंगे वही समुदाय का लोग खड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से मुस्लिम को पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद एंग्लो इंडियन, ठीक है। उसके बाद देखिए और इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ही है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी अभी का यूपीएससी, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अभी का यूपीएससी, और आप जो अभी पेपर ऊपर देते हो वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही आया था, ठीक है। तो आप जो अभी यूपीएससी का पेपर दे पा रहे हो, या कोई भी, या हम या कोई और भी दे पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है यही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लॉन्च किया गया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। दयाची सिस्टम्स लॉन्च हो गया था भारत के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए हम 1861 से 1919 तक पहुंच गए, और स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो 1600 से लेकर 1900 तक का 1919 तो ये 319 साल का सफ़र हमने पूरा कर दिया 3 वीडियो के अंदर, ठीक है। और चौथे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको आर्टिकल नंबर तक पहुंचा दें, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा होगा कि कुछ लोग इस वीडियोस में बोर हो रहे होंगे, बट ये आपके जानने लायक चीज़ है, ठीक है। आप इसको जानिए, ये आपके काम आएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी पढ़ाई खराब नहीं होती, आप पढ़िए, उसको समझिए, और समझ के उसको कहीं नोट्स बनाइए। और जब भी आप ये वीडियोस ओपन करेंगे ना, ये वीडियो कभी भी ओपन करिएगा ना बिना कॉपी और कलम के कभी ओपन मत कीजिएगा। कॉपी कलम निकालिएगा तब ओपन कीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। नोट्स बनाएंगे ना, शानदार नोट्स बनाइए, और जब कोई सामने बंदा खड़ा हो ना, इंसान खड़ा हो, खादी कपड़े वाले जो खड़े नहीं होते 5 साल में एक बार आते हैं, उनके सामने अगर बोलेंगे ना तो उतनी पॉलिटी तो उन्होंने ज़िंदगी बिता दी ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते 5 साल, तो उन्होंने नहीं सीखा होगा जितनी पॉलिटी आप उनको सिर्फ ये 3 वीडियो पढ़ के समझा सकते हैं। कितने मिनट का होगा, 20-20 मिनट का वीडियो होगा, सारा देख लीजिए, आप उनसे ज़्यादा पॉलिटी जान जाएंगे, ठीक है। उनको कुछ नहीं पता। उनसे पूछेंगे कि डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या है,
वो आप अपने ही में, उनको बस एक ही चीज़ पता है, चुनाव है, चुनाव आता है, हाथ जोड़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और नामांकन कैसे किया जाता है, बस दो चार चीज़ें आती है, और प्रचार कैसे किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो तैयार रहिए और सीखते रहिए, लगभग एकदम जितना हो सके सीखने की कोशिश कीजिए, और रटिए मत, पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए, बने रहिए और मेरे साथ और जीएस ज्ञान कोच के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर जिसको 9 और 10 में साइंस में कोई प्रॉब्लम है और उसे समझना है, हमसे साइंस पढ़ना है, तो वो इस नंबर पे 1546 है, ठीक है, आखिरी में इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करे, ठीक है, खतरनाक कॉल ना करे, ठीक है, क्योंकि कॉल बहुत खतरनाक होता है आप लोगों का। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करे, ठीक है, और मैसेज करके जो भी हो, वो 9 और 10 का साइंस पढ़ना हो जिसे, वो मुझे मैम इस पे मैसेज करे कि हाँ मुझे पढ़ना है साइंस। भले 10 में अभी 22 या 23 तारीख का समय है, बट बहुत टॉपिक हम रिवाइज करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी रिवाइज कराएंगे ना, आपका 100% आप सब कुछ फंसेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 और 10 के जितने भी लोग हैं, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, और बने रहिए। अगर वैसे भी नहीं है तो आप तो हैं ही सामने में मेरे, ठीक है, यहाँ और इधर हर जगह हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहीं भी रहें ना, हम सिर्फ आपको एक ही चीज़ करने के लिए आए हैं, सिखाने, और जितना हमारे अंदर है ना, उतना हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप उसका जैसा यूज़ करना चाहिए आप वैसा, हम आपको ऐसा, मैं आपको ऐसा मतलब पावर दे देंगे ना, कि मतलब उस पावर का कोई अंत ही नहीं है। हर पावर का अंत है, बट उस पावर का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई और छोर नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए जीएस ज्ञान कोच के साथ, और मिलेंगे एक अगले वीडियो में। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के पाने के लिए जीएस ज्ञान कोच से कनेक्ट रहें, और अपने दोस्तों को तक को पहुंचाइए वीडियो, और दिखाइए उनको कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।